हेलो बच्चा लोग, उम्मीद है बेटा तुम लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं आ गया हूँ बेटा आपका रिवीजन लेके कंपनीज एक्ट का। देखो कंपनीज एक्ट में बेटा अपने टर्म्स में बहुत वाइडर है, इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है। इसका इंपॉर्टेंट चैप्टर डायरेक्टर है। डायरेक्टर सर हम ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं अच्छे से। अब मैं उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करवाऊंगा जिसमें बच्चे जो है ना जनरली कुछ कुछ डाउट्स को फेस करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोग को स्टार्ट करता हूँ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज से। अब ध्यान समझना, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज सर सेक्शन 39 में दिया हुआ है। ये आप लोग क्या बोलता है सर, अगर कोई भी कंपनी अगर सिक्योरिटी को अगर अलॉट करना चाहती है तो ध्यान समझिएगा सर, कम से कम मिनिमम अमाउंट तो रिसीव हो जाना चाहिए। मतलब अलॉटमेंट अगर कंपनी को अगर अलॉटमेंट करना है सर तो मिनिमम अमाउंट तो रिसीव हो जाना चाहिए सर, और जो मिनिमम अमाउंट है वो 90% है एज पर द कंपनीज एक्ट। अब ध्यान दीजिएगा, और सर साथ ही साथ जो अमाउंट है आपको रिसीव होना चाहिए सर चेक में या तो अदर इंस्ट्रूमेंट में, मतलब अदर बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट में होना चाहिए। मतलब सर कोई भी कंपनी अगर शेयर को अगर अलॉट करना चाहती है सर तो कम से कम मिनिमम तो रिसीव हो जाना चाहिए, और साथ ही साथ सर बैंकिंग चैनल के थ्रू आना चाहिए। अगर नहीं आया तो आप अलॉटमेंट नहीं कर पाएंगे। और अगर तो ध्यान समझिएगा सर, एप्लीकेशन का जो अमाउंट है, एप्लीकेशन का अमाउंट है अगर आप इंस्टॉलमेंट में लेते हैं तो सर कम से कम आपका 5%, नॉट लेस देन 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। जितना नॉमिनल वैल्यू है उसके 5% से कम आप लोग का एप्लीकेशन का पैसा नहीं हो सकता। गॉट इट बच्चे लोग, अब ध्यान समझिएगा। और अगर आपका इफ अ मिनिमम अमाउंट नॉट रिसीव, अगर आप लोग को 30 दिन के अंदर अगर मिनिमम अमाउंट अगर रिसीव नहीं होता तो आपको रिफंड करना पड़ेगा। ध्यान समझिएगा, इफ मिनिमम अमाउंट नॉट रिसीव विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, आपने इशू किया और 30 दिन के अंदर आपको अगर पैसा नहीं मिलेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। समझाता हूं मैं, रिफंड कब करना है सर, 15 डेज ऑफ द क्लोजर। आपने जिस दिन ऑफर क्लोज किया उसके 15 दिन के अंदर, मतलब 30 दिन तक सर आपको एक सीधी सी बात है पैसा मिल जाना चाहिए। नहीं मिला तो जहां से क्लोज करोगे वहां से पैसा रिफंड कर देना। और सर रिफंड करना क्या है सर, उस बैंक में जहां से आपको पैसा रिसीव हुआ है। ऐसा नहीं कि सर कोई और बैंक में करना है, जिस बैंक में पैसा आया है उसी में बैंक में करना है। और अगर आप सर उस डेट पे नहीं कर पाते हैं पैसा रिटर्न तो डायरेक्टर को सर 15% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा, मतलब ब्याज देना पड़ेगा पेनाल्टी के रूप में। समझ आए कि नहीं आए बच्चे लोग? ये सेम चीज आप लोग की स्टडी मेट में भी दिया हुआ है। सर एप्लीकेशन का जो पैसा है सर वो नॉट लेस देन 5%, मतलब मिनिमम 5% तो होना चाहिए सर। ठीक है सर, 30 दिन के अंदर रिसीव नहीं होता तो सर 15 दिन के अंदर आपको रिफंड करना पड़ेगा। और अगर नहीं किया जाता तो सर डायरेक्टर और जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट सर उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 15% पर एनम से। समझ आए कि नहीं आए सर? उसी बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा जिस बैंक अकाउंट से आपको पैसा मिला है, मतलब जिस बैंक अकाउंट से आपको रिसीव हुआ है वहीं से कर सकते हो, अदरवाइज नहीं से कर सकते। समझ आए कि नहीं आए? अब कंपनी को क्या हुआ ना, रिटर्न मिल गया सर, उसको पैसा मिल गया। ठीक, अब क्या करेगा, वो रिटर्न फाइल करेगा सर। रिटर्न फाइल करेगा मतलब सर आरओसी को बताएगा कि हमने अलॉटमेंट कर दिया, और इसके लिए फॉर्म है बेटा आप लोग का पीएएस। समझते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा एवरीवन। अब रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट क्या होता है ना, कि अगर आपने अलॉटमेंट कर दिया तो उसके 30 दिन के अंदर आपको PAS3 फाइल करना पड़ेगा अलॉन्ग विद फीस, और आपको पूरे डिटेल्स देने पड़ेंगे कि आपके अलॉटीज कौन कौन है। मतलब सर विद इन 30 डेज आपको 30 दिन के अंदर एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा PAS3 अलॉन्ग विद द फीस, पूरे अलॉटीज की लिस्ट देने पड़ेंगे। समझ आए कि नहीं? और वो सर्टिफाइड होना चाहिए और साइन होना चाहिए। ध्यान समझिए क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करना है, ध्यान समझिएगा। अगर आप लोगों ने शेयर अगर अदर दिन कैश में किया है तो भैया आप लोग को कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, वो भी ड्यूली स्टैम्प, और साथ ही साथ वैल्यूएशन रिपोर्ट, क्योंकि आपने किस पर्पस में सर, कौन से बेसिस में वैल्यू किया। और सर अगर रिटर्न फॉर्म में नहीं है तो भाई कंपनी उसको भाई रिटर्न फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, वो भी एज पर द इंडियन स्टैम्प एक्ट, इंडियन स्टैम्प एक्ट को फॉलो करके कन्वर्ट करेगा। देन आफ्टर दैट अगर आप बोनस शेयर इशू करते हैं तो बोनस शेयर अगर इशू करते हैं तो उस केस में आपको रिजोल्यूशन की कॉपी लगेगी। और अगर आप शेयर इशू करते हो सेक्शन 62 में, जिसको फर्दर इशू बोलते हैं, बाय अनलिस्टेड कंपनी, तो उस केस में कंपनी का वैल्यूएशन रिपोर्ट लगेगा। मतलब सीधी सी बात है, यहां पर ये समझाया जा रहा है कि अगर कंपनी अलॉटमेंट कर देता है सिक्योरिटीज का तो उसको आरओसी को बताना पड़ेगा सर 30 दिन के अंदर। फॉर्म क्या आप लोग का बोलिए, PAS3 फॉर्म है सर, PAS3 में उसको बताना पड़ेगा और ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट भी बताना पड़ेगा। क्लियर बच्चे लोग? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है आप लोग का बेटा पेमेंट ऑफ कमीशन। अब एक्चुअली में होता है क्या ना, पेमेंट ऑफ कमीशन मैं समझाता हूं। देखो भाई, आप लोग का जो कंपनी है ना सर उसको थोड़ा दिक्कत है, मतलब वो सर खुद से शेयर नहीं बेच पाता सर। ठीक है, वरना बहुत बड़ा रिस्क है सर कि 90% अगर पैसा नहीं आ पाया ना तो सर चांसेस है कि पैसा वो रिफंड करना पड़ेगा। इमेज का क्या होगा, तो कंपनी क्या करती है पता है सर, अंडर राइटर अपॉइंट करती है। ठीक है, अंडर राइटर की अकाउंटिंग हम लोग ग्रुप 2 में पढ़ेंगे, यहाँ सिर्फ थ्योरी दिया हुआ है। तो देखो आपको अगर कमीशन पेमेंट करना है तो सर ये रूल में दिया गया है। अब सर कितना कमीशन पेमेंट होगा थोड़ा ध्यान समझिएगा। देखो सर अगर आपको पेमेंट अगर करना है कमीशन का तो सबसे पहला केस आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा।
मतलब एओए में लिखा हुआ है तभी आप कमीशन का पेमेंट कर पाएंगे, अदरवाइज आप पेमेंट नहीं कर सकते। ठीक है सर, वो आउट ऑफ प्रॉफिट से भी हो सकता है सर, इशू से भी हो सकता है, दोनों से हो सकता है। मतलब आप प्रॉफिट से भी कर सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है, इशू से जो पैसा है उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान समझना सर, शेयर में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5% ऑफ इशू प्राइस जाएगा और डिबेंचर में 2.5%। मतलब सर ज्यादा से ज्यादा आप इशू प्राइस का 5% दे सकते हो। इशू प्राइस ध्यान रखेंगे ना, जितने में आपने इशू किया इंक्लूडिंग जो प्रीमियम होता है, ठीक है, उतना दे सकते हो। डिबेंचर केस में 2.5%। और आर्टिकल जो बता दिया विच एवर इज लोअर, आर्टिकल कम बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा नहीं बता सकता। ओके सर, फिर प्रोस्पेक्टस देखो, प्रोस्पेक्टस क्या होता है सर? सर जो ऑफर देते हैं हम लोग जब पब्लिक को कि आप सर हमारे शेयर खरीद ले, जो डिटेल्स होते हैं प्लान के, तो प्रोस्पेक्टस में सर अंडर राइटर का नाम तो होना ही चाहिए, नेम ऑफ अंडर राइटर, रेट और अमाउंट और नंबर ऑफ शेयर अंडर रिटर्न। तो ये सब चीज आप लोग को बताना पड़ेगा। अंडर राइटर का नाम क्या है सर, सर कौन से रेट से कौन से अमाउंट से दिया गया उसको, और सर उसने कितना फर्म अंडर राइटिंग किया, खुद से कितना अंडर राइट किया, वो भी आप लोग को बताना पड़ेगा। अब एक चीज समझाता हूं, अगर कोई भी शेयर जो पब्लिक को ऑफर नहीं किया गया है उसके लिए कभी कमीशन नहीं दिया जाएगा। अंडर राइटर क्यों बुलाया जाता है भाई? तुम पब्लिक में बेचो ना, नॉट टू पेड एनी कमीशन विच आर नॉट ऑफर टू द पब्लिक। भाई जो पब्लिक में ऑफर नहीं किया गया उसके क्यों कमीशन देंगे? जैसे कि प्रमोटर खुद से खरीद ले रहे हैं, ठीक है भाई हम ही खरीद लेते हैं, तो भाई उसका कमीशन क्यों लिया जाएगा जब कंपनी खुद से खरीद रही है ना अपने प्रमोटर से? समझ आए कि नहीं? ठीक है देन, और कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉपी रहेगा थोड़ा ध्यान समझिएगा। अब कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है भाई, कॉन्ट्रैक्ट तो बनाना ही पड़ेगा ना अंडर राइटर के साथ। तो कैसे पता चलेगा आरओसी को कि उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना है, सही बना है कि गलत बना है? तो उसके लिए आपको आरओसी को एक प्रिस्क्राइब डेट में फाइल करना पड़ेगा। क्लियर बच्चे लोग? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट आता है बेटा प्राइवेट प्लेसमेंट। अब ना एक चीज समझाता हूं, ठीक है। अब ना सबसे बड़ा एक दिक्कत है सर, पब्लिक कंपनी के पास तो चारा है, ठीक है। अब जो आप लोग की पब्लिक कंपनी है, राइट, ये पब्लिक कंपनी है ना, वो आईपीओ ला सकती है, एफपीओ ला सकती है। सर आईपीओ और एफपीओ ला सकती है, मतलब क्लियर से बात है, ये पब्लिक से पैसा मांग सकती है, ठीक है। बट प्राइवेट कंपनी को अलाउ ही नहीं है सर क्योंकि प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि आप पब्लिक से शेयर का पैसा मांग ही नहीं सकते यार, सीधी सी बात है। ये सर रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया सर, प्रोहिबिट कर दिया गया सर, लिमिट भी लगा दिया गया सर 200 का। तो करे क्या पैसे के लिए? तो एक प्राइवेट प्लेसमेंट आता है, समझ आए कि नहीं? अब ध्यान दीजिएगा, पब्लिक कंपनी भी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, ऐसा नहीं है, और प्राइवेट कंपनी भी कर सकती है। अब सर प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब एक्चुअल में होता क्या, ध्यान समझिए। देखो प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब क्या होता है सर, प्राइवेट प्लेसमेंट में ऑफर दिया जाता है सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को। किनको दिया जाता है? सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को, जो बोर्ड आइडेंटिफाई करेंगे। मतलब बोर्ड बता देंगे कि हमारा सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन है सर, ज्यादा से ज्यादा उसमें 50 लोग हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 लोग को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और जिनको आप आइडेंटिफाई करेंगे उसके रिकॉर्ड को आपको डिटेल्ड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मतलब कौन कौन थे सर हमारे प्राइवेट प्लेसमेंट के? और एक चीज ध्यान समझिएगा ना, आप जिसको ऑफर दिए ना वही एक्सेप्ट करेगा ना, कोई और नहीं कर सकता। जैसे 50 लोग की ग्रुप है, वही लोग एक्सेप्ट करेंगे, और 50 से ज्यादा भी नहीं हो सकते। समझ आए कि नहीं आए? अब ध्यान दीजिएगा, अब देखो जो आप लोग के आइडेंटिफाइड पर्सन है, आइडेंटिफाइड पर्सन कितने हो सकते हैं सर? ज्यादा से ज्यादा 50 हो सकते हैं सर। अब जो 50 है ना भाई, वो अप्लाई करेंगे सर, उनको अप्लाई करना पड़ेगा चेक में, डीडी में, या तो बैंकिंग में। सर कैश में अप्लाई नहीं कर सकते। देखो भाई कंपनी से 2013 तो क्लियर मना कर दें, तो कैश अलाउ ही नहीं करते। तो किसमें अप्लाई करना पड़ेगा सर? या तो चेक में, या तो डीडी में, या तो बैंकिंग चैनल में। आप कैश में नहीं कर सकते। और सर कंपनी ना उस पैसे को यूज कर नहीं सकता भाई जब तक अलॉटमेंट ना हो जाए। ये तो आप लोग पढ़ोगे सर, आगे जाके भी पढ़ोगे कि कंपनी को जो एप्लीकेशन का पैसा आता है, चाहे वो आईपीओ, एफपीओ, चाहे प्राइवेट प्लेसमेंट का, उसको सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट में इशू करेगा। और नहीं कर पा रहा तो रिटर्न मार दो भैया। तो जब तक कंपनी ना अलॉटमेंट नहीं कर देता भैया, तब तक उस पैसे को यूज नहीं करेगा। क्लियर है? ठीक, देन आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आप ना एक नया ऑफर नहीं दे सकते प्राइवेट प्लेसमेंट का सर, जब तक आपका पुराना ऑफर कंप्लीट नहीं हो जाता, विड्रॉ नहीं हो जाता, या तो अबंडन नहीं हो जाता। समझ आए कि नहीं आए? जब तक पुराना ऑफर कंप्लीट नहीं हो जाता, विड्रॉ नहीं हो जाता, अबंडन नहीं हो जाता, सर आप नया ऑफर नहीं दे पाएंगे प्राइवेट प्लेसमेंट का। समझ आए कि नहीं आए? अब सर अलॉटमेंट का कुछ डेडलाइन भी तो होना चाहिए ना। जैसे एप्लीकेशन का पैसा तो आ गया सर, उसके ना 60 दिन के अंदर, विद इन 60 डेज फ्रॉम एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के पैसे आने के 60 दिन के अंदर आपको अलॉट कर देना है। नहीं कर पाए ना भैया तो 15 दिन के अंदर रिफंड मार दो। अगर नहीं कर पाए ना रिफंड भैया, तो 12% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सर कंफ्यूज हो रहा है सर हम लोग, 15 और 12 दो बार सुन ले। अब सुनना बेटा, सिक्योरिटी अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी केस में ना, आईपीओ और एफपीओ के केस में 30 दिन के अंदर रिफंड करना होता है, और ब्याज लगता है 15%। प्राइवेट प्लेसमेंट केस में 60 दिन लगता है। ध्यान रखना बच्चे लोग, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। 60 दिन के अंदर, और इंटरेस्ट कितना लगता है? 12% का लगता है। क्लियर है बच्चे लोग? अब देखिए
सर नाम अगर सर प्राइवेट प्लेसमेंट है तो प्राइवेटली कर सकते हैं, तो सर पब्लिक नहीं जाना है, मतलब कोई पब्लिक एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है आप लोग को। सर पब्लिक एडवर्टाइजमेंट मतलब सर मीडिया में नहीं दे सकते, सर एडवर्टीजमेंट नहीं करा सकते ना, तो एजेंट के थ्रू सेल करवा सकते हैं। मतलब आप न्यूज़पेपर में नहीं दे सकते यार कि हम प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं, अगर न्यूज़पेपर में दे दो काहे का प्राइवेट प्लेसमेंट यार, वो तो ओपन पब्लिक ऑफर हो गया। समझ आया कि नहीं आया? तो प्राइवेट प्लेसमेंट किस में सिर्फ 50 लोग को जाएगा भाई एक बार में, क्लियर है कि नहीं? अब सर रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा सेम। सर आरओसी को 15 दिन के अंदर PAS3 में आप लोगों को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हमने इतने इतने लोग को प्राइवेट प्लेसमेंट दिया, क्लियर है कि नहीं? अगर नहीं दे पाए तो पेनाल्टी लगेगा, पेनाल्टी सीधी सी बात है सर, पर डे 1000, मैक्सिमम 25 लाख तक जा सकता है आप लोग को। और अगर सेक्शन 42 का अगर आप कंट्रावेंस करते हो, सर सेक्शन 42 में इतने सारे आप लोग के दिए हुए हैं डिटेल में, तो सर अप टू अमाउंट रेस, आपने जितना अमाउंट रेस किया या तो 2 करोड़ विच इज लोअर, इतना तक का आपको पेनाल्टी लग सकता है। समझ आए कि नहीं आया सबको, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट का, क्लियर है बच्चे लोग? फिर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आता है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। अगर कोई भी कंपनी को अगर प्राइवेट प्लेसमेंट करना है तो शेयर होल्डर से उनको SR पहले पास कराना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन। मैक्सिमम 1 साल में 200 लोगों का आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हैं। अब देखिए बच्चे लोग ना थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, सर 50 है कि 200 है, क्लियर कर देता हूं, थोड़ा ध्यान समझिए। देखो वन टाइम में अगर आप एक बार प्राइवेट प्लेसमेंट करेंगे तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 लोग को आइडेंटिफाई पर्सन बना सकते हो आप लोग, लेकिन साल में 200 कर सकते हो। सपोज ना मैंने एक बार 50 किया, एक बार 50 किया, एक बार 50 किया, एक बार 50, चल जाएगा। साल में 4 बार करोगे चल जाएगा, लेकिन 200 से ज्यादा एक साल में नहीं होने चाहिए। समझ आए कि नहीं आए? और सर रिकॉर्ड मेंटेन करके चलना पड़ेगा फॉर्म PAS5 में, तो ये आप लोग का प्राइवेट प्लेसमेंट होता है। मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट सर प्राइवेट लोगों को दिया जाता है जो BOD आइडेंटिफाइड करती है, क्लियर है बच्चे लोग? चलो बच्चे लोग अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इसके बाद आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक है प्राइवेट प्लेसमेंट के बाद, देखते जाइए। सर प्राइवेट प्लेसमेंट हो गया, अब आप लोग को सर यहाँ शेयर कैपिटल देखना पड़ेगा। शेयर कैपिटल क्या होता है आप लोग का? सर शेयर कैपिटल के साथ साथ इक्विटी के डिफरेंशियल राइट्स आप लोग का इंपॉर्टेंट है, कवर करेंगे हम लोग अभी वीडियो में। देन आफ्टर दैट एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, डिस्क्लोजर, ठीक है सर। फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल भी होगा आप लोग का कवर। ESOP हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ शेयर हो गया आप लोग का, रिन्यूड शेयर भी हो गया, डुप्लीकेट शेयर भी हो गया, डिलीवरी सर्टिफिकेट भी आप लोग कवर होगा। सर स्वेट भी कवर कर लेंगे। ओके ठीक है सर, देखते हैं जितना होगा सर उतना कवर करेंगे, क्या दिक्कत है। अब ध्यान दीजिए, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है सर शेयर कैपिटल मतलब होता क्या? देखो शेयर कैपिटल मतलब जनरली समझते हैं सर वही ऑथराइज कैपिटल, सब्सक्राइब कर पेडल कैपिटल, हाँ बच्चे वही लोग होते हैं, लेकिन ध्यान समझिएगा सर शेयर मतलब क्या होता है। देखो शेयर एक मूवेबल प्रॉपर्टी होता है बेटा, इंक्लूडिंग स्टॉक। कैपिटल कुछ भी हो सकता है, ऑथराइज हो सकता है, सब्सक्राइब हो सकता है, पेड अप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ना आप लोग का शेयर कैपिटल 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक आप लोग का होता है इक्विटी, दूसरा होता है आप लोग का प्रेफरेंस शेयर। सर अब इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है? देखो इक्विटी शेयर कैपिटल का एक सिंपल डेफिनेशन है सर, इक्विटी शेयर कैपिटल उसको बोलते हैं सर जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है। सर जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है, सीधी सी बात है। और 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है विद वोटिंग राइट्स होता है और एक डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स होता है। मतलब डिफरेंशियल राइट्स, जिसमें डिफरेंशियल राइट्स में 2 चीजें आ सकती है, डिविडेंड के पर्पस के लिए आ सकता है, वोटिंग राइट्स के लिए भी आ सकता है। तो सर प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? देखो प्रेफरेंस शेयर उसको बोला जाता है बेटा जिसके पास प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं। प्रेफरेंशियल राइट्स 2 चीजों को लेके, एक प्रेफरेंशियल राइट्स होता है डिविडेंड को लेके, मतलब इनको डिविडेंड पहले दिया जाएगा प्रायोरिटी में, एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, मतलब सर इक्विटी शेयर वालों से पहले पैसा दिया जाएगा। तो प्रेफरेंस इसी नाम से दिया गया कि उसको प्रेफरेंस दिया जाता है उन लोग को। ये हो गया। अब समझिए यहां पर जो मेन इंपॉर्टेंट है ना आप लोग का, आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशियल राइट्स होता है। अब ना डिफरेंशियल राइट्स की थोड़ी कहानी समझते हैं हम लोग, ठीक है? होता क्या है ना कि कुछ कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं पता है, जिनको ना राइट्स ना ज्यादा दिया जाता है एज कंपेयर टू अदर। मतलब बाकी के पास एक वोट है तो इनके पास कुछ और वोट होगा भाई। मतलब सर वोटिंग के साथ साथ डिविडेंड भी आता है। तो यहां पर जो है ध्यान से समझिएगा, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। देखो डिफरेंशियल जो राइट्स है वोटिंग राइट्स के मामले में भी हो सकता है, डिविडेंड भी हो सकता है। सर डिविडेंड भी ज्यादा दे सकते हो, वोटिंग राइट्स भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब समझना सर इसका मतलब क्या होता है। देखो दो शेयर्स दैट गिव एक्स्ट्रा राइट, दो शेयर्स दैट गिव एक्स्ट्रा राइट्स टू वोट एज कंपेयर टू अदर। भाई वोट या डिविडेंड, मतलब सर ऐसे शेयर्स जहां पास ना एक्स्ट्रा राइट दिया जाता है वोट और डिविडेंड के लिए एज कंपेयर टू अदर। सर कोई भी कंपनी जो है ना अगर डीआर इशू करना चाहती है, डिफरेंशियल राइट्स, तो उसको कुछ कुछ कंडीशन फुलफिल करने पड़ेंगे। अगर आप नहीं करोगे तो कभी भी डीआर इशू नहीं कर पाओगे। देखते हैं सर क्या क्या कंडीशन है और जो कि इंपॉर्टेंट है आप लोग का। सबसे पहला, इट मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल एसोसिएशन। सर ये हर बार एओए आ जाता है, मतलब ये क्लियर कर लो कि कंपनी कोई भी काम करेगा तो एओए से ऑथराइजेशन चाहिए, मतलब चाहिए, उसके बिना काम नहीं हो पाएगा। ठीक है सर, सीधी सी बात है।
सर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल कंपनी हो तो आपको ओआर पास करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप लिस्टेड कंपनी हो भैया तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा, वो भी पोस्टल बैलॉट में। समझ आया कि नहीं आया, ध्यान समझिएगा। ओआर नॉर्मल कंपनी के लिए, बट अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा, वो भी पोस्टल बैलॉट में सर। ठीक है सर, आपको रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना पड़ेगा। देन कंडीशन, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में आपको लिस्ट होना पड़ेगा। सर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 26% ऑफ द पोस्ट कैपिटल कर सकते हो, मतलब पोस्ट मतलब डीवीआर इशू करने के बाद जो कैपिटल होगा ना उसका 26% मैक्सिमम से मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। सर पिछले 3 साल में डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब 3 साल में बांटने योग्य प्रॉफिट होना चाहिए। सर आपको ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न में 3 साल में कोई भी डिफॉल्ट नहीं करना। अगर आप 3 साल में अगर डिफॉल्ट करेंगे तो भाई आप लोग नहीं इशू कर पाएंगे आप लोग डीवीआर। ध्यान समझिएगा, आपको D3 में बिल्कुल डिफॉल्ट नहीं करना। सर D3 मतलब क्या होता है सर, डिविडेंड, डिवेंचर और डिपॉजिट। ना तो सर इसके इंटरेस्ट में ना तो इसके पेमेंट में, अगर कर दिया तो लफड़ा हो सकता है। और इन 3 एक्ट का नाम बताता हूं, उसमें आप लोगों को बिल्कुल डिफॉल्ट नहीं करना। सर पहला क्या बोलता है, सेबी, आरबीआई और फेमा, इसमें आपको डिफॉल्ट नहीं करना है। एंड लास्ट कंडीशन, सर टोटल जो डिफरेंशियल राइट्स है वो 74% से ज्यादा नहीं हो सकता, ये अमेंडमेंट है, 74% से ज्यादा आप नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स या तो डिफरेंशियल डिविडेंड राइट्स इशू करना चाहते हैं तो ये कंडीशन आपको फुलफिल करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इशू नहीं कर पाएंगे। क्लियर है बच्चे लोग, ठीक है सर। देन आगे बढ़ते हैं, ये हो गया डिफरेंशियल राइट्स। अब देखो एक चीज समझना, सर जहां जहां एसआर पास होगा ना, तो एसआर पास करने के लिए सर एक स्टेप होता है कि सर पब्लिक को, शेयर होल्डर को नोटिस देना ही पड़ेगा। तो जो जो मीटिंग में ना एसआर पास होता है ना, उसके साथ साथ ना एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच होता है। ये चीज जान लो, जो जो मीटिंग में एसआर पास करना है उसके नोटिस में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा। सर ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या होता है, देखो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट किसको बोला जाता है कि मीटिंग में क्या होने वाला है उसको एक्सप्लेन करो। सीधी सी बात है, हम एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या चीज, देखते जाइए। पहला सर कितने नंबर्स है जिसको हम लोग डिफरेंशियल राइट देना चाहते हैं, डिटेल दे दीजिए। सर परसेंटेज क्या होगा, रीजन क्या है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है और एस्टिमेट प्राइस क्या है। मतलब आपको ये चीज ध्यान रखना है, सर कितने शेयर मेरे डिफरेंशियल राइट्स में आएंगे। सर डिटेल दे दो भाई, क्या डिटेल देना लो, और परसेंट कितना होगा सर आफ्टर इशू में, जो 26% ज्यादा नहीं होना चाहिए और टोटल में 74% से। सर कारण बताओ ना, सर क्या जरूरत पड़ेगी आप लोग को, जो आप डीआर इशू कर रहे हैं भाई, बाकी लोग को कम इनको ज्यादा, अब बाकी लोग को ज्यादा इनको कम कैसे हो सकता है चीज। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है आप लोग का, और बाकी कंडीशन एस्टिमेट प्राइस क्या है, समझ आए कि नहीं आए। और इन सब डिटेल को आपको, जितने भी डिटेल्स हैं उसका आप लोगों को बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। बोर्ड रिपोर्ट बनाया जाता है एक अलग से, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिपोर्ट, वहां आप लोगों को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, ये डिफरेंशियल राइट्स वाले ना एकदम सेम है, जो इंजॉय कर, जो राइट्स ना आपको नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर को मिलते हैं इनको भी दिया जाता है। सर क्या क्या, सर इनको बोनस शेयर दिया जाएगा, ठीक है, राइट शेयर दिया जाएगा, अदरवाइज विच इक्विटी शेयर आर इंटाइटल, इसके छोड़ जो जो चीजें इक्विटी शेयर होल्डर इंटाइटल है सब मिलेगा, कोई लफड़ा नहीं उसमें। समझ आए कि नहीं है। तो डिफरेंशियल राइट्स अगर इशू करना है तो याद रखना लिस्टेड कंपनी को एसआर पास करना पड़ेगा, बाकी कंपनी ओआर में पास करके भी चला सकते हैं। सर मैक्सिमम 26% ऑफ पोस्ट कैपिटल और टोटल जो है ना 74, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ध्यान रहेगा तुम लोग को। चलो आगे बढ़ते हैं। देन आफ्टर देन बच्चे लोग यहां पर से स्टार्ट करते हैं आप लोग के फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल। देखो फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल की एक बार कहानी सुन लो तुम लोग। एक्चुअल में होता क्या है ना कि कोई भी कंपनी ना जब फर्स्ट टाइम ना पैसा इशू करती है तो क्या बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं, हाँ आईपीओ बोलते हैं, हाँ ठीक है आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। लेकिन क्या बाद में पैसे की जरूरत पड़ सकती, क्यों नहीं पड़ सकता यार, आपको भी तो जरूरत पड़ती है ना। आप एक बार पैसा लेके क्या जिंदगी भर चलाओगे, नहीं। तो इनको ना अपना सब्सक्राइब कैपिटल इंक्रीज करने के लिए, यहां पर ऑथराइज कैपिटल की बात नहीं चल रही है भैया। अगर आप ऑथराइज कैपिटल को इंक्रीज करना चाहते हो तो यू नीड टू अल्ट योर एमओए, हम वो बात नहीं कर रहे हैं। फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल, ध्यान रखना जो फर्दर इशू होगा ना बेटा वो लिमिट के अंडर होना चाहिए, नहीं होगा तो तकलीफ हो सकता है आप लोग को। तो आप कौन कौन से बेसिस में कर सकते हैं, सर हम राइट शेयर इशू कर सकते हैं। सर राइट शेयर जो है ना सर अपने ही शेयर होल्डर को सर ऑफर दिया जाता है कि शेयर ले लो सर, थोड़े डिस्काउंट में ले लो, हम रेशियो में देते हैं। सर इसॉप दे सकते हो अपने इंप्लॉइज को, या तो बाकी आप पब्लिक से दे सकते हो, लेकिन पब्लिक को अगर एफपीओ देना चाहते हो तो एक चीज ध्यान रखेंगे, आपको एसआर पास करना पड़ेगा। हाँ सर एसआर तो पास करना ही पड़ेगा, ठीक। अब ध्यान समझिए उसके बाद ना इसका नोटिस कैसे होता है। देखो ये फर्दर इशू है ना, ध्यान समझिएगा, ये पहला इशू नहीं है, इसमें ना आप लोग को नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस रहेगा सर टाइम फ्रेम 15 से लेकर 30 दिन का, मतलब सर 15 से 30 दिन के अंदर उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और नोटिस कब दिया जाएगा आपको पता है सर, ऑफर ओपन होने के कम से कम 3 दिन पहले, ठीक है, एटलीस्ट 3 डेज बिफोर ओपनिंग ऑफर आप लोग को नोटिस 3 दिन पहले देना पड़ेगा और टाइम फ्रेम 15 से 30 दिन के अंदर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते
तो डिक्लाइन हो जाएगा भाई ऑफर, वेट नहीं करेगा भाई कंपनी वेट नहीं करेगा, क्या हो जाएगा सर, तुरंत के तुरंत डिक्लाइन हो जाएगा। अब डिक्लाइन हो जाएगा ना तो बोर्ड ना ऑफर को इस तरीके से डिस्पोज करेगा कि नॉट डेट्रीमेंटल टू शेयर होल्डर और कंपनी, मतलब कंपनी और शेयर होल्डर के खिलाफ नहीं होना चाहिए, इस तरीके से डिस्पोज करेगा। मतलब सीधी सी बात है, प्रिजुडिशियल वाली बात है यार, सीधी सी बात है, मतलब हित में करेगा, कंपनी और शेयर होल्डर के हित में होना चाहिए, अदरवाइज नहीं कर सकता हूं। तो इसको बोलते हैं बेटा फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल। क्लियर है बच्चे लोग, एवरीवन, यस और नो? ठीक, अब आगे टॉपिक में देखते हैं। ठीक है सर, इसका अब कौन सा टॉपिक है? ठीक है सर, ठीक है सर, अब बात करते हैं बेटा सर्टिफिकेट ऑफ शेयर को। ठीक है, देखो सर्टिफिकेट ऑफ शेयर के बारे में मैं बात करता हूं। देखो कोई भी कंपनी ना आप लोगों को ना अगर अलॉटमेंट देता है भाई, सीधी सी बात है सर, शेयर दिया तो सर्टिफिकेट ऑफ शेयर तो देना ही चाहिए सर। हाँ सर, और आप लोग को एक चीज पता होना चाहिए कि जो सर्टिफिकेट ऑफ शेयर अब डीमेटेरियलाइज फॉर्म में होता है। यहाँ पर ना फिजिकल कंटेंट है, सीधी सी बात है, लेकिन अब डीमेट फॉर्म में ही होता है। यहाँ का लॉ पढ़ लेते हैं। देखो कोई भी कंपनी ना शेयर कैपिटल के बदले सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकती अगर आपने रिजोल्यूशन बोर्ड में पास नहीं किया और जो लेटर ऑफ अलॉटमेंट है आपने सरेंडर नहीं किया। तो भाई बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा सर, और लेटर ऑफ अलॉटमेंट आप लोग को सर सबमिट करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, तभी आप लोगों को सर्टिफिकेट ऑफ शेयर दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। अब एक चीज ध्यान समझिएगा सर, एक चीज समझाता हूं ना, जो आप लोग का शेयर कैपिटल का है ना सर, वो हर शेयर ना डिस्टिंक्टिव नंबर में होना चाहिए, अलग अलग नंबर में होना चाहिए। एंड इफ द शेयर्स आर नॉट इन डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म दिस नंबरिंग इज नॉट देयर। अगर सर डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में है तो वो नंबर नहीं मिलेगा यार, डिमेट में क्या दिक्कत है, लॉ में लिख दिया गया। सर सर्टिफिकेट सर कॉमन सील में इशू होगा, अगर नहीं है तो भाई कॉमन सील नहीं है तो 2 डायरेक्टर साइन करेंगे सर, एक 2 डायरेक्टर और बाय अ डायरेक्टर एंड द कंपनी सेक्रेटरी। सर अगर कॉमन सील नहीं है ना सर, आप याद करो बेसिक में दिया हुआ है 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, नहीं है तो 1 डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा। समझ आए कि नहीं आया सर? SH1 में दिया जाएगा। अध्याय समझाता हूं मैं। उसके बाद क्या होता है ना, रिन्यूड हो सकता है, डुप्लीकेट भी हो सकता है यार। मतलब सर शेयर सर्टिफिकेट को नया देने का मौका आ गया या तो डुप्लीकेट केस में, तो क्या होता है ना समटाइम सर शेयर ना सर सब डिवाइड हो गया, कंसोलिडेट हो गया, रिप्लेसमेंट हो गया, वॉन आउट हो गया सर, टॉन हो गया, ओल्ड हो गया, मल्टीलेटेड, जो भी चीज हो गया, तो उस केस में कंपनी ना थोड़ा चार्जेस लेके, जो 50 रुपए पर शेयर से ज्यादा नहीं हो सकता सर्टिफिकेट से, आपको सर नया रिन्यूड सर्टिफिकेट दे सकता है सर, डुप्लीकेट भी दे सकता है, लेकिन उसमें लिखना पड़ेगा इशूड इन ल्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट नंबर, इशूड इन ल्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट नंबर लिख के ही इशू कर पाएगा, अदरवाइज वो नहीं कर सकता। ठीक है सर, सेम चीज आप लोग के डुप्लीकेट के केस में है। समझ आए कि नहीं? अब देखो सर डिलीवरी ऑफ सर्टिफिकेट के बारे में बात करते हैं। अब भाई सर्टिफिकेट तो इशू कर दिया गया है सर, डिलीवरी भी करना पड़ेगा। यस, बिना डिलीवरी कहां चलेगा भाई, देना तो पड़ेगा ही। समझते हैं सर डिलीवरी ऑफ सर्टिफिकेट को। आप लोग को याद है मैंने कोड याद कराया था बच्चे लोग? सर कोड क्या था याद करिए सर, 2216। ये याद करना ये जरूरी, क्योंकि बेटा एमसीक्यू पूछा जाता है। देखो सर 2216, देखो क्या बोला जाता है सर, 2 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एमओए सब्सक्राइबर। अगर आप एमओए के सब्सक्राइबर हो तो 2 महीने के अंदर डिलीवर करना पड़ेगा भाई, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के। नॉर्मल केस है, अगर इसके छोड़ कोई भी केस है तो सर 2 महीना अलॉटमेंट के केस में, और सर अगर इमिटेशन ऑफ ट्रांसफर अदर केस में 1 महीना, और डिबेंचर के लिए 6 महीना। मतलब सर शेयर का अगर केस आता है सर, जो शुरू में आते हैं सब्सक्राइबर वाले केस, उनके लिए भी 2 महीना। समझ आया कि नहीं आया सर? अलॉटमेंट वालों के लिए भी 2 महीना सर, लेकिन ट्रांसफर करोगे तो उनके लिए 1 महीना सर, लेकिन अलॉटमेंट करेंगे सर डिबेंचर का तो उनके लिए 6 महीना। तो 2216 यहां पास कोड है, याद रहेगा बच्चे लोग? ठीक है, अब बच्चे लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं आप लोग के स्वेट इक्विटी शेयर्स पे। चलिए बच्चे लोग, स्वेट इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर सर, स्वेट का मतलब आप कुछ तो बताए थे। हाँ बच्चे लोग, क्या होता है ना, खून पसीने की कमाई वाला कॉन्सेप्ट है। देखो स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है ना, कंपनी ना एक ना अप्रोच में चलते, थोड़ा ध्यान समझना। क्या होता है ना, कंपनी ये बोलती है कि इंप्लॉयज ना अच्छे से तब काम करेंगे, पता है, अगर हम उसको इंप्लॉय बना देते, सॉरी उनको अगर हम लोग मेंबर बना देते, ठीक है, इंप्लॉय मिस्टेक से बोल दिया था, अगर उनको मेंबर बना देते, देखो भाई अगर उनको मेंबर बना देंगे ना तो उनका भी कुछ हिस्सेदारी हो जाएगा, वो लोग और अच्छे से काम करेंगे, तो भाई प्रोडक्टिविटी तो अल्टीमेटली बढ़ेगा। तो स्वेट इक्विटी जो शेयर है ना बेटा, वो डायरेक्टर को दिया जाता है या तो इंप्लॉय को दिया जाता है, डायरेक्टर को दिया जाता है या तो इंप्लॉय को दिया जाता है सर, डिस्काउंट में अदर देन कैश कंसिडरेशन भी दे सकते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं उसमें, डिस्काउंट में हो सकता है अदर देन कैश कंसिडरेशन। एक चीज ध्यान रखेंगे ना, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 नो शेयर शैल बी इशूड एट डिस्काउंट एक्सेप्ट दिस। जान लीजिए भाई, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कोई भी शेयर डिस्काउंट में इशू नहीं हो सकता, इसको छोड़ के। समझ आया कि नहीं आया?
ठीक है सर। तो डायरेक्टर और एम्प्लॉय को डिस्काउंट में दिया जाता है और अदर इन कैश। क्यों दिया जाता है भाई? जो अच्छे लोग होते हैं सर, जो अच्छे काम किए हैं, मतलब अच्छे काम किए सर, जिन्होंने टेक्निकल नो हाउ बताया, मतलब टेक्निकल नो हाउ ये होता कैसे है भाई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाली बात है सर। वैल्यू एडिशन एंड वॉट एवर नेम कॉल्ड, अब जो बोलना चाहो, टेक्निकल नो हाउ हो गया सर, वैल्यू एडिशन, इन सब के लिए आपको स्वेट इक्विटी शेयर दिया जाता है। अब सर इंप्लॉय मतलब कौन होता है? इंप्लॉय मतलब होते हैं मेरे परमानेंट एम्प्लॉय। सबसे पहले जो मेरे परमानेंट एम्प्लॉय है वही मेरे एम्प्लॉय कहलाएंगे सर। फिर डायरेक्टर, चाहे होल टाइम डायरेक्टर हो चाहे ना हो सर, कोई दिक्कत नहीं है। और सर इंप्लॉय और डायरेक्टर ऑफ सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी, मेरे सब्सिडरी या होल्डिंग कंपनी दोनों के भी मेरे इंप्लॉयज होंगे। क्लियर है कि नहीं बच्चे लोग? अब ना कंडीशन जो सेक्शन 54 में दिया गया, एकदम ध्यान समझना ना। अब देखो एक चीज बताता हूं ना, राज की बात है, ये जो स्वेट इक्विटी शेयर सब पढ़ रहे हो ना बेटा, ग्रुप 2 में तुमको ऑडिट में भी पढ़ना है सर। इधर कंपनी लॉ भी पढ़ रहे हैं सर ऑडिट में, तो सर डुप्लीकेशन नहीं हो जाएगी। अच्छा बात है ना बेटा, तुमको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ऑडिट में अलग से पढ़ना पड़ेगा सर, साथ ही साथ कॉर्पोरेट अकाउंट्स में ना इसकी अकाउंटिंग भी करोगे तुम लोग, तो फिर भी पढ़ना पड़ेगा यार। तो फायदा ही फायदा है सर, अच्छे से पढ़ लेते हैं। फिर कंडीशन क्या है, ध्यान समझिएगा सर। सबसे पहले ना एसआर पास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर? हमको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा सर। उसमें क्या क्या डिटेल आएंगे, ध्यान समझिएगा। हमको बताना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर हम इशू कर रहे हैं, ठीक है सर। करंट मार्केट प्राइस क्या है, मतलब अभी कितना सीएमपी चल रहा है और आप कितने डिस्काउंट में देना चाहते हो, ठीक है सर। प्राइस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर और क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयज और डायरेक्टर, क्योंकि आप हर किसी को नहीं दोगे ना, कौन कौन से क्लास को दिया जा रहा है वो भी आप लोग को बताना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए कंप्लायंस, सर सीधी सी बात है, दो कंपनी होते हैं, लिस्टेड एंड अनलिस्टेड। लिस्टेड कंपनी को ना कंप्लायंस करना पड़ेगा सेबी का, भाई माई बाप सेबी है भाई, कंपनीज एक्ट से ऊपर है। लिस्टेड कंपनी को सेबी करना पड़ेगा, अनलिस्टेड कंपनी को प्रिस्क्राइब रूल करना पड़ेगा जो कंपनीज एक्ट में दिया जाएगा, और इनको मैंडेटरी है भैया एसआर पास, तो इनको करना ही पड़ेगा। जो लिस्टेड कंपनी है ना वो सेबी का बात मानेगा चल जाएगा, लेकिन अनलिस्टेड कंपनी के लिए कौन है? सेबी तो है ही नहीं, तो कंपनीज रूल में बात करना पड़ेगा, एसआर पास करना तो मैंडेटरी है उन लोग को। समझ आए बच्चे लोग? अब कंडीशन के बारे में बात करते हैं। देखो नोटिस देना पड़ेगा एसआर, ठीक है, एसआर का नोटिस देना पड़ेगा, साथ ही साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी अटैच करना पड़ेगा सर। यस अभी तो आप बताए थे सर, जितने भी एसआर पास होते हैं उसके एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में, मतलब उसके नोटिस में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाता है। क्लियर है कि नहीं? अब फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बात करते हैं, मतलब सर थोड़ा ईयर्स हो गए पैसा ही सब मामले में। देखो क्या बोलते हैं यहाँ पर, सबसे पहला एसआर जो वैलिड रहेगा आप लोग के 12 महीने के लिए वैलिड रहेगा सर। 12 महीने के लिए वैलिड रहेगा मतलब देखो आज मैंने एसआर पास किया ना बेटा, तो यहां से सिर्फ 12 महीना सीमा है। 12 महीना, 13वां महीना में तुम इशू करना चाहोगे नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि लैप्स हो जाएगा भैया, डीम टू बी कैंसल। तो एसआर सिर्फ 12 महीना, मतलब 12 महीने के अंदर को खत्म करना है सर। लिमिट देखते हैं सर, नॉट मोर देन 15% ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल और 5 करोड़ विच एवर इज हायर। मतलब अभी आप लोग पास जो एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल है ना उससे 15% तक कर सकते हो मैक्सिमम, और 5 करोड़ विच एवर इज हायर। मतलब ऐसा नहीं करना है ना इस सेक्शन हिसाब से ये कि तुम अपने शेयर कैपिटल में स्वेट ही भर दोगे, नहीं कर सकते भाई, सीधी सी बात है। लिमिट कर दिया क्या ना सर, नॉट मोर देन 15% ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल और 5 करोड़ विच एवर इज हायर। क्लियर है? ठीक। और सर टोटल जो स्वेट इक्विटी शेयर है ना, कोई भी समय सर 25% ऑफ टोटल एट एनी टाइम नहीं होना चाहिए। मतलब ऊपर वाला ना एक बार की कंडीशन बताता है सर, नीचे वाला ना टोटल ऑफ ऑल टाइम एक बार में सर 25% ज्यादा नहीं कर सकते आप लोग। सर लॉक इन पीरियड रहता है। देखो लॉक इन पीरियड किसको बोलते हैं सर? आप स्वेट इक्विटी शेयर अगर इशू करोगे ना बेटा तुरंत नहीं बेच सकते, 3 साल के लिए कंपनी लॉक इन पीरियड लगाएगा, ठीक है, मतलब उसको रोक लगा देगा। फिर न्यू जो स्टार्टअप कंपनी है ना, जो स्टार्टअप कंपनी होती है, शुरू के अपने 5 साल में अप टू 50% इशू कर सकती है। देखो स्टार्टअप कंपनी को भाई थोड़ा इनिशिएशन देना पड़ता है, स्टार्टअप के पास होता ही कौन है? इंप्लॉय लोग तो ही होते हैं, तो उनको आप लोग 50% तक दे सकते हो अगर आप स्टार्टअप कंपनी हो तो। क्लियर है कि नहीं? मैं समझाता हूं मैं, जो स्वेट इक्विटी शेयर की जो प्रोविजन है ना बेटा, वो जैसे इक्विटी शेयर के होते हैं ना वैसे ही होंगे बाकी जितने भी है, मतलब इनको भी वोटिंग राइट्स दिया जाएगा, आ जाएगा सब चीजें। तो उसको एक वर्ड दिया गया है रैंक पारी पशु। सर रैंक पारी पशु मतलब क्या होता है सर? इक्वल फुटिंग। जैसे जैसे ना इक्विटी शेयर चलते जाएगा ना उसके सेम स्टेप में स्वेट इक्विटी भी चलते जाएगा, इसको रैंक पारी पशु बोला जाता है। क्लियर बच्चे लोग? यहां से स्वेट इक्विटी शेयर आप लोग क्लियर हो गया होगा। ठीक है सर, देखते हैं इसके बाद आप लोग कौन सा सर टॉपिक बचता है। ये हो गया सर स्वेट एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। हाँ सर बोनस शेयर है सर, बोनस शेयर। ठीक है सर, अब बोनस शेयर स्टार्ट करते हैं। बोनस, ये बोनस क्या है भाई? पैसा ही है क्या? देखो भाई बोनस शेयर है ना, सबसे पहले समझ लो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। समझ आया कि नहीं आया? क्या होता है बच्चे लोग? ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बोनस शेयर दिया जाता है एग्जिस्टिंग मेंबर्स को। किसको दिया जाता है? ध्यान रखिएगा, एग्जिस्टिंग मेंबर को दिया जाता है, ठीक है। ध्यान समझना, उसी शेयर का जो फुल्ली पेड अप है सर, जो पार्टली पेड अप है ना उसके लिए नहीं दिया जाएगा। देखते हैं सर, समझते हैं क्या बोलते हैं
सर कॉन्सेप्ट ऑफ बोनस शेयर। अब देखते हैं सर बोनस शेयर कैसे होता है। सर बोनस शेयर का सबसे पहला है, कंपनी को अगर बोनस शेयर इशू करना है तो सर वो फुल्ली पेड अप होना चाहिए, मतलब फुल्ली पेड अप शेयर का ही बोनस शेयर इशू हो सकता है। सर कहां से कर सकता है? तीन ही रास्ते हैं भैया, या तो सर फ्री रिजर्व से, या तो एसपीए से, या तो सीआरआर से, जो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट से नहीं आना चाहिए। तो सर कहां से आएगा सीआरआर? तीन चीजें थोड़ा ध्यान समझना फिर से ना। कंपनी को अगर बोनस शेयर इशू करना है ना भाई, तो सबसे पहला कंडीशन, बोनस जो आप लोग का शेयर है वो फुल्ली पेड अप होना चाहिए। ध्यान समझिए ना, बोनस शेयर इक्विटी वालों को ही मिलता है, प्रेफरेंस को नहीं मिलता ना, चीज ध्यान रखेंगे। समझ आए कि नहीं? सर आउट ऑफ व्हाट? सर आउट ऑफ फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से मिल सकता है। समझ आए कि नहीं? लेकिन सर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ही होना चाहिए सीआरआर। तो सर सीआरआर कहां से आएगा? याद है तुम लोगों को बच्चे लोग, सर जब ना बायबैक करते हैं या तो सर प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करते हैं, तो आप लोगों को पता है सर लास्ट में ना सब चीज खत्म करके ना जनरल रिजर्व से ना सीआरआर में ना अमाउंट डालना पड़ता है फेस वैल्यू का, जो अदर देन ना न्यू फॉर न्यू इशू से होता है। तो वही सीआरआर से कर लो यार, क्या दिक्कत है? और क्या यूज करोगे तुम लोग? समझ आए कि नहीं? ठीक है सर, समझते हैं। सर कंपनी को कैपिटलाइज करना है, मतलब सर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेगा, तो उसके लिए सर कुछ कंडीशन है। सर इट मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से ऑथराइजेशन मिलना ही चाहिए, नहीं मिलेगा तो काम गड़बड़ हो सकता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करेगा जनरल मीटिंग में। मतलब एक चीज समझाता हूं ना, शेयर होल्डर खुद से नहीं बोलेंगे भैया हमको बोनस शेयर चाहिए, बोनस शेयर चाहिए, नहीं, बीओडी रिकमेंड करेगा। समझ आएगी? बीओडी रिकमेंड करेगा तब जाके जनरल मीटिंग में अप्रूवल मिलेगा। ठीक है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। ये तो ये बात होगी ना, तुम इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दे नहीं पा रहे हो सर, इक्विटी शेयर वालों को नया शेयर दे रहे हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ठीक है सर, कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। सर स्टैट्यूटरी ड्यूज में सर ईपीएफ हो गया, ईएसआईसी हो गया ग्रेचुइटी में, और सर अदर कंडीशन एज में प्रिस्क्राइब, तभी आपको बोनस शेयर इशू करने दिया जाएगा, अदरवाइज आप लोग को बोनस शेयर इशू करने नहीं दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा सर, जो बोनस शेयर है ना इन लीव ऑफ डिविडेंड नहीं होना चाहिए। मतलब ना आप पहले डिविडेंड का लालच दे दिए, हम आपको डिविडेंड देंगे, नहीं दिया यार आप लोगों ने। ठीक है, बदले में बोलते हो ठीक है आप बोनस शेयर ले लीजिए। डिविडेंड को ना पैसे में देना पड़ता है, चाहे वो मानता हूं कि फ्री रिजर्व से भी हो जाए, लेकिन उसको पैसे में देना पड़ता है एक्चुअल बैंक में, इसमें बैंक थोड़ी लगता है। तो अपना मामू नहीं बना सकते भैया शेयर होल्डर को। तो बोनस शेयर और डिविडेंड दोनों अलग है। समझ आए कि नहीं है? तो भैया बोनस शेयर शैल नॉट इशू इन लीव ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड के बदले बोनस शेयर नहीं दे पाओगे आप लोग। ठीक है, और एक बार आप अनाउंस कर दिया ना बेटा, वंस बोनस शेयर अनाउंस्ड शैल नॉट विदड्रॉ सब्सिक्वेंटली, मतलब एक बार आप अनाउंस कर दिए ना तो आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे। सर तो इसका मतलब ये होता है क्या, मैंने ना बोनस शेयर दूंगा करके अनाउंस कर दिया, मार्केट में हाइप आ गया, मेरे कंपनी की इमेज बढ़ गई, लेकिन मैंने विड्रॉ कर दिया, अरे ये क्या हुआ? नहीं कर सकते, कंपनीज एक्ट ये सब चीज के खिलाफ है। तो एक बार आप अगर अनाउंस कर दिए तो आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे। क्लियर है बच्चे लोग?